हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर अर्शिया कामिल। आज हम पढ़ेंगे सेल के टाइप्स का बेस्ड ऑन न्यूक्लियस के समरी के उसमें फॉर्म में। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ क्या होती है, सेल क्या होती है ना, और क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, और हमने पढ़ा था कि सेल को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं। इतना हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में पढ़ लिया था कि सेल की टाइप्स बेस्ड ऑन नंबर के हिसाब से यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर होती है, और शेप के बेसिस पे फिक्स्ड होती है, डायनामिक होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के बेस पे पढ़ेंगे कि दो टाइप की सेल्स होती हैं, और पार्ट ऑफ द सेल, है ना, कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में, जो कि एक पूरा हब मिलके बनाता है सेल को। ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ सेल बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। अपनी अपनी एनसीईआरटी, एक रफ नोटबुक, ठीक है, जहां पे आप नोट्स लिख रहे हो। ये लेक्चर ऐसे ही प्रिपेयर किया है कि आप नोट्स लिख सको, और एनसीईआरटी की भी लाइंस और डायग्राम्स यहाँ पे मैंने इसमें इम्प्लीमेंट की है, ताकि आपको ज्यादा डिफिकल्टी ना हो एनसीईआरटी से कोप अप करने में। ठीक है, आप एक तरफ अपनी एनसीईआरटी और एक तरफ अपनी रफ नोटबुक लेकर बैठो पेन पेंसिल के साथ। ओके, ठीक है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे हम कि क्या क्या होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बाहर के, जो कि मिलके एक सेल को शेप देते हैं। ठीक, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको बहुत आराम से और बहुत इजीली समझ के पढ़ेंगे, और उसका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। चलो शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में जब हम बात करेंगे तो बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस दो तरीके की सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हमको इजीली उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम वर्ड्स को स्प्लिट कर देते हैं, है ना। वर्ड्स को जब हम स्प्लिट करेंगे तो वो इजीली हमें समझ में आ जाता है। तो प्रो मतलब और कैरियोटिक, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, इनको हम स्प्लिट करेंगे और समझेंगे। प्रो मतलब क्या, प्रो मतलब प्री, मतलब पुराना, है ना। बहुत पुरानी सेल्स जो होती हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, है ना। हमने न्यूक्लियस के बेसिस पे बात करी कि बेस्ड ऑन न्यूक्लियस जो दो टाइप की सेल होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्रोकैरियोटिक होती हैं और यूकैरियोटिक होती हैं। ये आपके एनसीईआरटी में टेबल बना होगा साइड में छोटा सा, ठीक है। तो प्रो मतलब प्री मतलब पुराना, बहुत ही प्रिमिटिव। जो प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, है ना, जो प्रिमिटिव टाइप्स की सेल होती हैं उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। और अब हम जब बात कर रहे हैं प्रो की तो फिर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की भी। यू मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव था, तो यू मतलब मॉडर्न, जेनजी, भाई जेनजी अल्फा, है ना, अब तो बीटा भी आ गए, ठीक है। जो जेनजी जमाने के होते हैं वो हमारे यूकैरियोटिक्स होते हैं, और जो बहुत ही ओल्ड फैशन जैसे हम मिलेनियल्स हो गए वो हमारे प्रिमिटिव हो गए, ठीक है, प्रोकैरियोट्स हो गए। कैरियोटिक मतलब ये भी न्यूक्लियस, है ना। क्वेश्चन हमारा सीधा सीधा ये भी पूछता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बताओ, और अगर थोड़ा सा उसमें ट्रिक होना होता है तो थोड़ा सा पूछ लेता है कि सिमिलैरिटीज के साथ डिफरेंस बताओ, दोनों में सिमिलैरिटीज क्या होती है ना। सेल दोनों है तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर होगा ना, क्योंकि दोनों सेल है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक की। प्रोकैरियोटिक की जो साइज होती है वो जनरली स्मॉल होती है ना, 1 से 10 न्यूमीटर, ठीक है, माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर की सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक की जनरली स्मॉल होती है। अब इसकी स्मॉल होती है तो इसके कंपैरिजन में साइज जो है वो जनरली लार्ज होती है ना। इसकी साइज स्मॉल होती है, इसकी लार्ज होती है, ठीक। अब न्यूक्लियर रीजन हम बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड होता है, मतलब इसमें न्यूक्लियस होता है ना। न्यूक्लियस इसका वेल डेवलप्ड होता है, ठीक, गोल सा न्यूक्लियस होगा, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, है ना, ठीक है।
ये इसका जो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोट्स का वो वेल डेवलप्ड होता है और इसका न्यूक्लियर रीजन नॉट वेल डिफाइंड, है ना। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, इसीलिए हम इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक, न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियोसोम कहते हैं किसको, प्रोकैरियोट्स, क्योंकि वो प्रिमिटिव हैं, वो ओल्ड है, उनका न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं होता है, इसलिए उनको कहते हैं न्यूक्लियोसोम्स। ठीक है, और न्यूक्लियर रीजन यूकैरियोट्स का वेल डिफाइंड होता है, इसलिए उसको कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूक्लियस। इसका क्रोमोसोम सिंगल होता है, इसलिए ये जब डिवाइड करते हैं, एक ही क्रोमोसोम है भाई, तो ये कैसे भाई फर्टिलाइजेशन इसमें कैसे होगा, है ना, और कैसे ये रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम होता है, तो इसमें प्रॉपर रिप्रोडक्शन होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स प्रॉपर बाइनरी फिजन क्या है, जैसे एक बॉडी है, एक बॉडी है हाइड्रा की मान लो, है ना। हाइड्रा क्या करता है, जब छिपकली की पूंछ भी आपने देखी होगी, जब आप उसको मतलब वो क्या करती है, अपने डिफेंस में सबसे पहले अपनी पूंछ ही काटती है, लेकिन उसकी पूंछ जो है वो रीजेनरेट हो जाती है, वही वो बाइनरी फिजन करते हैं। ठीक है, वो जो पूंछ है उसकी वो रीजेनरेट हो जाती है, उसकी रीजेनरेशन को, जैसे हाइड्रा की आपने मतलब ये कट गया दो, तो जहां से उसका पार्ट कटा है वो वहीं से रीडेवलप हो जाता है, रीजेनरेट हो जाता है, यही होता है बाइनरी फिजन, ये एक सिंगल क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक, और सबसे मेन इनकी जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं सेल ऑर्गेनेल्स, जो सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, इसमें एब्सेंट होती हैं तो इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। देखो इसमें भी कि नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, है ना, इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, इनमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या है, हमारी राइबोसोम्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गया, वैक्यूल्स हो गए, है ना, ये सारे हमारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हो गए। इनके भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, क्योंकि ये सिंपल होती है, बिल्कुल भाई प्रिमिटिव है तो सिंपल ही है भाई। पुराने जमाने के लोग कहाँ बहुत ज्यादा वो होते थे, मॉडर्न जमाने के भाई जितने मॉडर्न होते जाओ उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना सब कुछ। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है, इसमें सारे प्रोसीजर सारे बहुत सिंपल होते हैं, इनका जितना भी क्या कहते हैं काम होता है सब बहुत सिंपल वे में हो जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में फर्क है, यूकैरियोट्स में भैया हमारे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें न्यूक्लियस ट्रू नहीं होता है ना, न्यूक्लियस नहीं होता है, इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक, ये यूनिसेलुलर होती है, ये दोनों हो सकती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हो सकती है। ठीक, इनकी साइज जनरली स्मॉल होती है, इनकी साइज जनरली लार्जर होती है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। ठीक, मेन डिफरेंस सेल वॉल होती है, इनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती यूकैरियोट्स में। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों हो सकता है। ठीक, इतना समझ आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे कि डायग्राम कैसा होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट ऐसा होता है, यूकैरियोट सेल ऐसी दिखती है। ठीक है, इनमें देखो सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक, सेल वॉल प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर देती है, रिजिडिटी देती है सेल वॉल। ठीक है, स्ट्रक्चर देती है, रिजिडिटी देती है। ये हमारा सेंट्रोमियर है ना, सेंट्रोसोम हो गया या सेंट्रोमियर जो भी आप कहो। सेंट्रोसोम क्या करता है, ये डिवीजन के लिए होता है ना। इसमें ही न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स जो कि हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स
न्यूक्लियोसोम्स है ना, न्यूक्लियोइड्स या न्यूक्लियोसोम्स। सेंट्रोसोम का क्या काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का काम होता है डिवीजन के लिए, है ना, ये डिवीजन के लिए हेल्प करता है। सेंट्रोसोम हेल्प्स इन डिवीजन, है ना, सेल के डिवीजन के लिए। डिवीजन के लिए डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रोसोम, ठीक है। दोनों में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स कुछ ऐसे सिमिलैरिटीज प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फ्लैजेलम इनमें प्रेजेंट होता है, किस लिए? ये एक बैक्टीरियल सेल वॉल है, ठीक है, तो इसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है किस लिए? मूवमेंट के लिए, है ना, फ्लैजेला मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। कैप्सूल लाइक बॉडी होती है इसकी, कैप्सूल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ये आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर हम यूकेरियोट्स की बात करेंगे तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, भाई ये पूरा न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है ना। इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर फिर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट होता है, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, ये जितने हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है। देखो यूकेरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं प्रेजेंट होते हैं, बस राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यूकेरियोट्स भी दो टाइप की होती हैं, दो यूकेरियोट्स की भी सेल दो टाइप्स की होती हैं। वो दो सेल होती हैं प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, है ना। प्लांट का खाना बनाने का तरीका अलग है, प्लांट एक जगह रहता है ना, तो वो यूकेरियोट्स में और प्रोकैरियोट्स में कुछ तो डिफरेंस होगा, है ना, दोनों की सेल एक जैसी तो नहीं हो सकती। तो जब हम प्लांट सेल की बात करेंगे, हम हमेशा इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी समझ आए, अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ज्यादा से ज्यादा इसका डिफरेंशिएशन, सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में? कोई आपसे पूछ ले कि हाँ प्लांट सेल को आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे एनिमल सेल से, है ना, तो आप क्या बोलोगे? भैया प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। एनिमल्स की जो बॉडी होती है, जो हमारी बॉडी होती है, वो इरेगुलर शेप और साइजेस की होती है ना, हम कोई एक जैसा तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। और प्लांट सेल, प्लांट सारे एक ही जैसे तो होते हैं, स्ट्रेट, है ना, तो उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से सारे प्लांट एक जैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अब बताओ वैक्यूल का क्या काम है? वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज करना, है ना, जितनी भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फैट्स, है ना, जितनी भी चीजें इसमें स्टोर होती हैं। एनिमल एनिमल सेल हम तो खा सकते हैं, जब हमें भूख लगे, जब हमें एनर्जी की नीड हो तो हम तो खा सकते हैं, बट प्लांट सेल हर वक्त नहीं खा सकते ना, उन्हें सनलाइट चाहिए होती है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए, है ना, सारे खाना बनाने के लिए, तो उनको स्टोरेज ज्यादा चाहिए होती है एज कम्पेयर टू हमारे, है ना। हमें जब एनर्जी चाहिए हम तो तभी खाना बना के तभी खा सकते हैं, लेकिन प्लांट सेल ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो उनमें वैक्यूल जो होता है, वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। एक चीज और होती है कि इनका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में होता है, और जो हमारी एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है वो मिडल में होता है। वो क्यों? वैक्यूल की वजह से। और वैक्यूल क्यों इनमें बड़ा होता है? क्योंकि इनको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत होती है एज कम्पेयर टू अस, हमारे, ठीक है। हमारे में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बट छोटे छोटे, छोटे छोटे वैक्यूल्स कई सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमें क्योंकि स्टोरेज स्टोरेज की इतनी वो नहीं है, हम तो जब भी भूख लगेगी हम तो तब भी खाना बना के खा सकते हैं, प्लांट सेल नहीं खा सकती है, ठीक है। तो इनका वैक्यूल बड़ा होता है, इसी वजह से जब वो बढ़ता है तो वो जो वैक्यूल है वो साइड कर देता है न्यूक्लियस को, इसलिए प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में नहीं होके साइड में होता है, और एनिमल सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पिगमेंटेशन के लिए होता है ना, खाना बनाने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए होता है, ग्रीन पिगमेंट देता है, ठीक है, ये प्लांट्स को, और खाना बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब खुद से खाना बनाते हैं, ठीक। इसमें सेंट्रोसोम्स नहीं होते क्योंकि भाई इसमें डिवीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, प्लांट सेल डिवाइड नहीं करती है।
सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम इनमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एनिमल सेल को डिवाइड करना होता है, ठीक। इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं क्योंकि जब खाना इतना बनता ही नहीं है ना, स्टोर करने की इतनी मतलब वो रहती है, तो इसमें क्या ही डाइजेस्ट मतलब लाइसोसोम्स क्यों होते हैं? लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग होता है ये। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो लाइसोसोम्स में जाते हैं, है ना। तो लाइसोसोम्स में एनिमल सेल को जरूरत होती है लाइसोसोम्स की, ठीक है। और इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए हमारा इरेगुलर शेप होता है, ठीक है। स्मॉल वैक्यूल्स होती हैं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होती है, ये हेट्रोट्रॉफ होती है, ठीक है। इसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। आई समझ? क्या? सीधा सीधा प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल होती है इसीलिए इसकी रिजिड शेप होती है, एक ही शेप होती है, रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। और प्लांट सेल जो होती है वो इरेगुलर शेप की होती है, ठीक है। इस वजह से हमारी बॉडी और जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी अलग अलग शेप्स एंड साइजेस की होती है, ठीक। इसमें वैक्यूल लार्ज होता है क्योंकि भाई इन्हें स्टोर करने की ज्यादा जरूरत है। हमारे में वैक्यूल्स होते हैं बट स्मॉल स्मॉल होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जब भी एनर्जी चाहिए तो हम खाना खा सकते हैं। फिर इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इनमें नहीं होते हैं, ठीक। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनको सेल डिवीजन का काम है, ठीक है। इसमें लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, इसमें लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। अपनी अपनी कॉपी में ये भी बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये डायग्राम्स जरूर जरूर आते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की, ठीक है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम बात करते हैं मेजर कंपोनेंट्स में और उसके जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी, ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से? 3 ऐसे कंपोनेंट है, ये मिलके सेल बनाती हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेल में इनका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कौन से हैं? ये है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन क्या है? आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल है। साइटोप्लाज्म क्या है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है वेयर ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड। साइटोप्लाज्म एक सेल है, ठीक है, ये है उसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक सेल बनाई हमने, उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक। फिर उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, ये छोटे छोटे। इन्हीं छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज को हम क्या कहते हैं? साइट वो कहते हैं ऑर्गेनेलीज, ठीक। इनके बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, जेली लाइक। इन ऑर्गेनेलीज के बीच में एक जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होगा, उस जेली लाइक फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। मैम आपने तो पहले बताया था कि प्रोटोप्लाज्म भी कुछ होता है। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? ये तो जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है वो साइटोप्लाज्म हो गया, लेकिन इनको और इनको मिलाकर ये जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी ऑर्गेनेलीज है जो फंक्शन कर रहे हैं, वो सारे जितने भी लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल है ना, वो कुल मिला के क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था पहले कि जो लिविंग कंटेंट ऑफ द सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और जो जो उन ऑर्गेनेलीज के, उन लिविंग कंटेंट के बीच में जो जितने भी वो प्रेजेंट होते हैं, जितने भी जेली लाइक सब्सटेंसेस उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स के, उनको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। फिर हमारा आता है न्यूक्लियस, सबसे मेन, ठीक। ये क्या है? न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल सेंटर है ना। कंट्रोल सेंटर है किसका? ये कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल को, जो कि है हमारा डीएनए, है ना, जिससे हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जिससे हमारा फंक्शन होता है। सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? सेल और उसके डीएनए। डीएनए से ही हमारे जितने भी ट्रेट्स हैं वो सारे हमारे डीएनए से ही बन के आते हैं, जो कि है न्यूक्लियस।